नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मुल्क में जो ये लाइव मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मालूम करें पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का बड़ा बहरान है, गैस का बहुत बड़ा बहरान आ चुका है और पानी का बहरान है। आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और अहम तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त इस खित्ते में, इस पूरे खित्ते में जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान की वो 10.9 है, 10.9। और दूसरे मुल्कों की टाइम नहीं है, वरना एक एक का मैं बताता। बस इतना बता रहा हूँ कि दूसरे जितने भी खित्ते के मुल्क कितने भी हैं उनकी 4, 5 और उससे नीचे है। आप जो बेरोजगारी का हाल है वो ये है कि इस मुल्क में बेरोजगारी अगर 2018 तक आप देखें तो 35 लाख थी। 2018 तक 35 लाख थी और इनके अपने सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2.5 साल में तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख हो चुकी है। डॉलर अगर आप 17 में देखें, 2017 में, तो वो 116 था। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, इनके दौर में 170 तक पहुंचा और अब 160 और 161 तक पहुंचा हुआ है। और वही 2017 में ग्रोथ रेट अगर 5.8 था, आज माइनस में आपको नजर आ रहा है। सियासी बहरान, इंतजामी बहरान, माशी बहरान, सिफारती बहरान, बैड गवर्नेंस, महंगाई, खुदकुशी, इन तमाम के साथ साथ अब क्राइम रेट्स में भी इजाफा आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। जाहिर है बेरोजगारी होगी तो क्राइम रेट तो बढ़ेगी। और वो दहशतगर्दी जो कई सालों से पाकिस्तान भुगत रहे थे, जिस पे 70,000 से ज्यादा सिविलियन और अस्करी लोगों ने कुर्बानियां दी, वो गुज़िश्ता चंद सालों से खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज इस मौजूदा 2.5 साल के अंदर दहशतगर्दी भी दोबारा आ गई है। अब इस मुल्क के अवाम को इन तमाम बड़े बड़े मसाइल के साथ साथ दहशतगर्दी को भी फेस करना पड़ रहा है। 11 लाशें बदतरीन तशद्दुद के साथ हजारा के उन पाकिस्तानियों के साथ की गई दहशतगर्दी, और वो 11 लाशें लिए खुले आसमान पे बैठे हैं और इस उम्मीद में हैं कि इस मुल्क की अरबाबो इख्तियार, ताकतवर लोग, बाइख्तियार लोग उनके पास आएंगे और उनकी दाद रसी करेंगे। लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। इस पे, इन इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। साथ हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वजीर मुमलिकत, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शेख वकास अकरम साहब, साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ होंगे कमरुज़्ज़मा कायरा, सदर वस्ती पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनके सामने सवाल रखते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कायरा साहब के पास। कायरा साहब, अभी हालिया हज़ारा वालों के साथ जो बदतरीन दहशतगर्दी हुई सर, उसमें 11 लाशें लेके हज़ारा के वो पाकिस्तानी इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क के अरबाबो इख्तियार वज़ीर आज़म उनको विज़िट करें, दादरसी करें। लेकिन सर वज़ीर आज़म ने जाने से फ़िलहाल इनकार कर दिया और हमने सुना है कि वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के लोग आज पहुँचे हैं सर वहाँ और उनसे दादरसी की है। हालांकि अपोजिशन के लोगों को बदतरीन थ्रेट्स हैं और वज़ीर आज़म के साथ तो हुकूमत होती है, रियासत होती है, हुकूमती इदारे होते हैं, रियासती इदारे होते हैं
और अपने ही मुल्क में एक सूबे में विजिट करना था। क्या कहेंगे कायरा साहब? हाँ डॉक्टर साहब, मैं बड़े भारी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ और मैं को अच्छी मिसाल नहीं देने लगा। हमारे दौर में जब हम हुकूमत में थे उस वक्त भी हजारा कम्युनिटी पे 2 दफा अटैक हुए, इनके नुकसान हुए। और एक दफा वजीर आजम साहब की डिमांड थी, वजीर आजम साहब खुद गए, मैं उनके साथ था उस वफद में, और हमने जाके क्या किया, हमें भी कहा गया, मना किया गया कि वहां बड़ा जज्बाती माहौल है, दहशतगर्दी उस वक्त बहुत ज्यादा हो रही थी, रूज पे थी। और फिर ये भी था कि जी वो वहां के नौजवान बड़े एजुकेटेड हैं और आपके जाने से माहौल खराब हो जाएगा, कुछ भी वजीर आजम के लिए बड़े एम्बेरसमेंट हो सकती है। तो हमने फैसला किया कि जी एम्बेरसमेंट क्या होगी, वो लोग अगर एहतजाज करेंगे तो उनके लोग मरे पड़े हैं, उनका लिए कुछ रियासत उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तो हमें हमारे साथ लड़ेंगे तो नहीं ना, तल्ख बोलेंगे तो उनकी बातें सुनो, उनके दिल दुखे हुए हैं। हम उनके पास गए, उनके साथ बैठे और बड़े अच्छे माहौल में उनसे बातें सुनी। जो उनके जायज मुतालबात थे वो पूरे किए, जो कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज थे उनको भी कोशिश की। फिर एक दूसरा वाकया हुआ, उसमें भी ऐसे हुआ, मैं और गवर्नर साहब भी इत्तेफाक से मैं उसमें भी गया और गवर्नर हमारे साथ थे। हमने जाके उस वक्त भी उनसे बात की और उस वक्त भी उन्होंने मान लिया। उन्होंने ये नहीं कोई जिद किया और कोई शर्तें रखी। इस वक्त भी आप जरा गौर करें कि ये तसलसल के साथ हजारास के साथ और एक खास हमारे सेक्ट के साथ ये ज्यादती हो रही है और इसके डांडे कोई किसी एक खास वाक़े से नहीं मिलते। मैं खाली हुकूमत को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, ये इसके डांडे माजी में है बहुत ज्यादा। हमने अपनी रियासत के अंदर जो मजहबी ग्रुप्स को, जो सेक्टेरियन इश्यूज को जितनी स्पेस दी थी, जितनी स्टेट पैटर्नाइजेशन की थी, अल्टीमेटली उसके शाखसाने ये बहुत अरसे से हैं। और जब एक सेक्ट ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हुआ, उसको स्टेट में ज्यादा स्पेस मिली, तो उसके मुकाबले में बाकी सेक्ट के अंदर भी ये जो ग्रुप्स बनने लगे, मुसल्ला जत्थे बनने लगे और मुसल्ला हथियार को एक ताकत का जरिया बनाया गया। लेकिन और जब तक आप उसको हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप उसको मना नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये तयशुदा बात है कि ये कंट्रोल नहीं होगा। ये एक मुश्किल काम है, हमारी हुकूमतें भी नहीं कर सकी, हमसे पहले हुकूमतें भी नहीं कर सकी, इवन मार्शल लाई हुकूमतें भी नहीं कर सकी। एक खौफ होता है कि अगर हमने ये किया तो हमारे खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर एक मजहबी तबका जो है ये उठ जाएगा और उससे हमारी चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन आपको ये फैसला करना पड़ेगा रियासत को अल्टीमेटली कि कोई हाथ तो डालना पड़ेगा ना आपको। एज फार एज हजारास का इशू है, वजीर आजम साहब को वहां जाना चाहिए, जाके क्या उनकी कंपनसेशन अनाउंस कर देंगे, उनको गले लगा के उनको कंट्रोल करेंगे और उनको कंपनसेशन दे, ज्यादा से ज्यादा दे। उस एरिया के अंदर वाकया नहीं हुआ, ये आइसोलेटेड वाकया हुआ है। अगर ये कहा जाए कि हजारा कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी या किसी या साफियों को या सबको कि उनको पूरी तरह रियासत प्रोटेक्ट कर पाएगी, तो रियासत इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। कोई रोजगार कमाने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, कोई कारोबार करने जाता है, तो हर एक को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे जो चीजें मूव हो रही हैं, जो वजह है, अगर आप उसको कंट्रोल करें तो पॉसिबल है। और दूसरा, जब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे या वो आइन वायलेट कर लेते हैं, वो अपने हदूद से तजावुज कर जाते हैं और उस पर उनको कोई पकड़ नहीं होती, जब अदालतें अपने हदूद से बाहर निकल के फैसले कर देती हैं, उनको कोई पकड़ नहीं होती, तो ट्रेडिशन क्या चलती है कि ताकत के आगे कोई कानून हैसियत नहीं रखता। फिर जिसकी जितनी ताकत होती है वो उतना कानून वायलेट करता चला जाता है और उसके नतीजे में मुआशरा आज जिन हालात में खड़ा हो गया है, इसके डांडे माजी में हैं। आज की हुकूमत का कसूर यह है कि एक तो नंबर 1 के इसमें हट धर्मी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए था, बल्कि वजीर आजम साहब को अभी तक जाके उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए था, उनको वहां से उनकी तदफीन करानी चाहिए थी और इसके लिए सीरियस एफर्ट करने की जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती डॉक्टर साहब यह है कि ये मौजूदा वजीर आजम साहब जो है, इसमें सारी सियासी कुव्वतें सर जोड़ के पाकिस्तान के इदारों के साथ बैठ के जब तक ये फैसला न करे कि इस मामले में हुकूमत जो भी फैसला करे इसमें ताकत का इस्तेमाल होगा,
और वो आपको रियासत को करना पड़ेगा और हम सारे लोग रियासत का साथ दे, ये लॉन्ग टर्म के तौर पे हो। उसके अलावा मुझे तो शॉर्ट टर्म में नजर ठीक नहीं है सर, आता। ठीक है, बाकी मेरे दोस्तों को नजर ठीक है। आए तो मैं जयन साहब हैं, जयन educate हो जाओ। साहब से भी पूछ लेते हैं। जयन साहब, एक तरफ 11 लाशें हैं, आप बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, हर चीज के बारे में आपको पता है सर। 11 लाशें एक तरफ है सर, और उनकी छोटी सी डिमांड है सर, बहुत ही मामूली सी डिमांड है सर, क्योंकि जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि पहले भी उन पर दहशतगर्दी होती रही है। तो सर, एक वजीर आजम अगर तमाम हुकूमती ताकत और रियासती ताकत होने के बावजूद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और वो कहता है मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर ये बताइए कि वो वज़ीर आज़म एक आम आदमी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा सर? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मामला बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। ये मेरी आवाज गूंज के वापस मुझे आ रही है। अच्छा डॉक्टर सर, साहब, मैं इसको कहता ठीक हूँ करें। सही करें, बोलें, आप बोलें जब तक सर। जी, हेलो जी बोलें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक ऐसी हुकूमत, दोबारा आवाज मेरी वापस मुझे आ रही उनकी है। आवाज को सही करें सर, उनकी आवाज आ रही है। ये किसी और से बात कर रहा है, बाद में बाद में बात करूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं शेख वकास साहब की तरफ हाँ, तो आप बताइए ना, मुझे ना बताएं, उनको बताएं कि कायरा साहब की उसमें से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसको सही करें। मैं जब तक शेख वकास साहब को ले लेता हूं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ आता हूं। शेख वकास साहब, क्या ये मुमकिन है किसी मुल्क में ऐसा होता है सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ 11 लाशें पाकिस्तानियों की सड़कों पे पड़ी हैं और वज़ीर आज़म अपने मुशीरों से और अपने वज़ीरों से पूछते हैं कि मुझे जाना चाहिए और या नहीं जाना चाहिए, और फिर हतमी फ़ैसला करते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर दूसरी बात है कि जिस शख्स को उन्होंने भेज दिया दाद रसी के लिए, हालांकि ये कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, ये कोई एथनिक मैटर नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, तो वो मुशीर ने जाकर जो बात की, आज उस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी दुनिया में हम जो हैं वो रुस्वा हो रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएंगे तो क्या फ़ायदा देंगे। क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इस साने की, इस दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फौरी वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। इतना ये डिसीजन लेने के लिए उन्हें ना किसी काबीना से मशवरे की ज़रूरत थी, ना अपने वज़रा से पूछने की ज़रूरत थी। ये कॉमन सेंस है। जिस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी के दौर में इस किस्म का वाक़या हुआ, तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब ने कोयटा जाने के लिए किसी से मशवरा किया था? क्या उस वक्त लश्कर जंगवी के खिलाफ जो बयान दिया था और जो कहा था कि ये हुकूमत जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, उस वक्त किसी से मशवरा किया था? क्या उस वक्त आपकी जान को ख़तरा नहीं था? उस वक्त तो शायद आपके पास वसाइल भी नहीं थे, कोई स्टेट सिक्योरिटी भी नहीं थी। आज जिस वक्त आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आज आपको उन लोगों से मशवरे की ज़रूरत पड़ी है जो जिनमें से एक वो जो किसी हवाले से आपका मोहसिन या कोई दोस्त है जो कोई लंदन में आपको एंटरटेन किया करता था, और दूसरा जो है वो हादसाती तौर पे कराची से जो है वो MNA बन गया है। दोनों का दूर पार से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले दोनों ने कभी असम्बलियाँ नहीं देखी हैं, एक वैसे इलेक्टेड नहीं है। आप उन लोगों को भेज देते हैं ह्यूमिलिएट करने के लिए। देखें, आपके इखलाकी दिवालियापन का, आपकी काबीना के इखलाकी दिवालियापन का जो सबूत है वो तो उस गुफ्तगू में मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ गया कि एक वजीर जो है वो कहता है जी अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो आप बताएं ना आप क्या मुफाद देंगे। भाई आपने उन मैतों से क्या मुफाद लेना है? प्राइम मिनिस्टर ने जून 2020 में कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो बाप की हैसियत रखता है और कौम बच्चे होते हैं। तो मैं मुल्क के वज़ीर आज़म जो अपने आप को इस मुल्क का बाप समझते हैं, उनकी अपनी ज़ुबानी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की 11 मैयतें जो हैं वो खुले आसमान तले मनफी दर्जा हरारत में पड़ी हैं, और बेटियां जो हैं
कौम की, वो आपसे अपने दिफा के हवाले से तसल्ली चाहती हैं, क्योंकि आपको अभी तक वो करिश्मे और मोज़ात तो मिले नहीं हैं कि आपने जाना है और उन शोहदा ने जिंदा हो जाना है। आप तो सिर्फ वहां जाकर उनको ये बता सकते हैं कि बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तानी होने के हम आपके साथ हैं, स्टेट आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, और हम जिन लोगों ने ये किया है हम उसका कला कमा करेंगे। देखें ना, एक तरफ आप बुख्तियों के ऊपर एक्शन करेंगे मरी पे, तो वो सीधा बुला लेते हैं, वो उनको मोदी याद आ जाता है, उन्हें गांधी याद आ जाते हैं, उन्हें हिंदुस्तान इसराइल याद आ जाता है। ये कैसी कौम है हजारा कि जो कटते चले आ रहे हैं मगर फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तानी वजीर आजम कब आएगा, वो किसी बाहर वाले को नहीं पुकारते हैं। ये दरअंदाजी हो सकती है, भारतीय हाथ इसमें हो सकता है, जगह जगह से जो है वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वहां पे वो हिंदुस्तान वो है। मगर ये तो एक सेपरेट इशू है, यहां पे तो ये इशू नहीं है कि किसने किया, ये तो बिल्कुल दहशतगर्दी है जिसमें बैरूनी हाथ डेफिनेटली होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में शामिल है। बात तो यह है कि ये जो सर्द, ये कोल्ड एटीट्यूड है वजीर आजम का, क्या आपकी ईगो उन बच्चों की लाशों से बड़ी हो गई है? क्या आपकी ईगो जो है और आपकी जान को खतरा, और कौन सा जान को खतरा जी? अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क का वजीर आजम बनना है तो जान शान को हथेली पे रख के घूमना है, ये खतरे वतरे वाली बात नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वजीर आजम ने जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा बीवी जो है मरियम नवाज साहबा वहां पे गई है, अगर इमरान खान साहब पहले दिन चले जाते तो इन दोनों का जाना आज बेमानी हो जाता, शायद इनको जाना भी ना पड़ता। मगर अब अगर ये जाएंगे तो ये दे विल हैव अ वीक पोजीशन, और मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है, एक गलत मैसेज गया है अकलियतों को और खुसूसन हजारा कम्युनिटी को, जो जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा से लेके दरसो तदरीस तक हर शोबे में बढ़ के आपकी खिदमत की है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बहुत बड़ा मायूस हुआ मैं, बहुत ज्यादा मायूस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव गॉन। मैं जनाब जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब की तरफ आता हूँ। जनरल कादिर साहब, सवाल तो मैंने कर दिया था, यकीनन आपको याद होगा, अगर आप फिर पूछना चाहेंगे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे आपका जवाब चाहिए जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, असल में ये मुहर्रिकात को देखने की बहुत सख्त जरूरत है जब इस किस्म के वाकयात होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कायरा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, और शेख वकास साहब ने भी, मुझे उम्मीद है कि उसकी आवाज मैं सुन नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा होगा। ये एक पुरानी बात है और ये कब से हो रहा है। इस कम्युनिटी के ऊपर अभी तक इतने मुजालिम हो चुके हैं कि 1000 से ज्यादा इनके लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ 100 से ऊपर एक ही वाकये में लाइन में खड़ा करके इनको शूटिंग की गई है, और लेकिन हमारी रियासत आज तक इनके ऊपर ये जो जुल्म है इसको रोकने में कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बतौर एक सूबे के एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रिवेल करती है, और सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। हर एक आदमी जो बलूचिस्तान से बाहर रहता है वो यही समझते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात इस किस्म के हैं कि वहां पर उनकी जान माल महफूज नहीं है, और इस किस्म के तासुर रखने या इस किस्म के राय रखने में वो ज्यादा गलत नहीं है। वाकयात होते रहे हैं और वो तवातिर से हो रहे हैं, और कभी ये इसी इलाके में, इसी बच के इलाके में, इस जनरल एरिया को बोलान हम कहते हैं, एक तरफ उसका सिब्बी है, दूसरी तरफ कोयटा है, ये एक दर्रा है, और इसके दाएं बाएं कोयले के माइंस हैं। इन्हीं कोयले के माइंस के ऊपर काम करने वाले इसी सड़क के ऊपर जो कि पंजाब को मिलाता है बलूचिस्तान से, बसों से लोगों को उतार के मारा जाता रहा है, और इन माइन ओनर्स को भी यहाँ, माइन वर्कर्स को भी यहाँ पर मारा जाता रहा है, और ये कार्रवाई जारी है। और जहां तक हमारे स्टेट का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली पास्ट में जो हुआ उसको तो छोड़ दें, लोगों ने कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी महसूस करते थे, और सारी की सारी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर लॉ एनफोर्सिंग जो सूबाई मामला है और सूबाई गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है। जहां पर सूबाई गवर्नमेंट की रित खत्म हो जाए या उनके वसाइल कम हो जाए, उसके बाद मरकज को चाहिए कि उनके इमदाद के लिए आ जाए। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरीके से पूरे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसमें इमरान खान साहब की मरकजी हुकूमत शामिल है, और इसमें शाह साहब की सूबाई हुकूमत शामिल है, और बाकी सूबाई जो हुकूमतें हैं वो इस तरह लग रहा है जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट को उन्होंने सोर्स आउट करके किसी और अदारे की जिम्मेदारी
पे डाली हुई है और ये नहीं समझते कि ये इनकी जिम्मेदारी है। और वो बुनियादी तौर पर फौज के हवाले कर चुके हैं और सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले कर चुके हैं, जिनको हम FC और रेंजर कहते हैं, और वो खूब आराम से बैठे हुए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस किस्म की कार्रवाई आप लोग सुबह शाम रिपोर्ट करते हो। लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई है कि इसमें इसकी ओनरशिप हर सूरत में चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लेना है और चीफ एग्जीक्यूटिव्स बात को यकीनी बनाने के जिम्मेदार होते हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जितने हैं उन सब के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को फीड करें और उसके ऊपर प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग में फिर जिम्मेदारियां सौंपें कि कहां पर लेवीज की जिम्मेदारी शुरू होती है और कहां पर पुलिस की खत्म शुरू हो जाती है और कहां पर इनकी खत्म हो जाती है। तो सिविल आर्म फोर्सेस किस वक्त आते हैं और सिविल आर्म फोर्सेस अगर नाकाम हो जाते हैं तो फौज फिर किस तरीके से कार्रवाई करती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 100% यकीन दिलाता हूँ कि जाम लसबेला ने कभी भी इस किस्म की कोई मीटिंग बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान में नहीं की है जिसको वो सदारत उसकी करे और उसने सिविल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी यानी IG पुलिस या DG लेवीज या फौज के जो कोर के एलिमेंट्स हैं वो या डिवीजनल एलिमेंट्स हैं वो वहां पर वो अटेंड करते हो या FC के एलिमेंट्स अटेंड करते हो और उनको इस किस्म की जिम्मेदारी दी जाती रही हो। मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा जनरल साहब, मैं आप आगे चल के आपसे बहुत अहम सवाल पूछूंगा क्योंकि आप गवर्नर भी रहे हैं, जर्नल भी हैं और सियासी लीडर भी रहे हैं, बलूचिस्तान का हिस्सा भी। बहुत अहम सवाल पूछूंगा। अभी तो बिल्कुल आखिरी कमेंट्स मुझे चाहिए कि सर ये जो 11 लाशें लेकर ये पाकिस्तानी ओपन प्लेस पे हैं, वजीर आजम का बारे में मैंने पूछा था कि क्या एक वजीर आजम अगर इस तरह कहेगा कि मेरी जान को खतरा है और वो नहीं आएगा, तो अगर वजीर आजम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, सब चीज़ों के बावजूद अपने मुल्क के एक हिस्से में जाकर इनसे नहीं मिल सकता, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो बताइए ये वजीर आजम किसी को तहफ़्फ़ुज़ क्या देगा? छोटा सा कमेंट सर। डॉक्टर साहब तज्जिया कमेंट करना चाहूंगा जी, और वो ये है कि हमारे वजीर आजम बेहिस हैं, हमारे वजीर आजम जो है वो सफाक हैं, हमारे वजीर आजम बुज़दिल हैं और ये मैं तंजिया बात कर रहा हूँ कि इनका मैं मकसद है कि कुछ समझ नहीं आती है। एक वजीर आजम एक शख्स को हमारी स्टेट अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, हमारी तमाम फौज, तमाम सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और सब कुछ ये जानते हुए कि उसको खतरा है, तो उसकी प्रोटेक्शन की अगर वो नहीं कर सकते हैं तो भाई 1 करोड़ आवाम फिर क्या सोचेगी? ठीक है सर, पाकिस्तानी लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो क्या सोचेंगे? ठीक है सर, बड़ी बात कर दी आपने। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर एक अहम सवालात लेके तीनों के पास। जी सर, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कायरा साहब मैं फिर आपकी तरफ आऊं ब्रेक के बाद, तो उसमें आपकी बात सुन लूं अगर इजाजत, या कमेंट देना चाहें छोटा सा तो दे दें। छोटी सी इसी में खत्म कर देता हूं मैं। वेरी वेरी स्मॉल कमेंट। देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि हमारे दौर में जब ये वाकया हुआ हजारास का, तो उनके अपनी कम्युनिटी के अंदर वहां लोग बैठे थे, इसी तरह धरना था। वजीर आजम साहब को उस वक्त वहां के जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के इंचार्ज थे, इंटेलिजेंस वालों ने, सबने कहा कि आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी और ये भी कहा गया कि वहां आपके साथ बदतमीजी हो सकती है, वहां नौजवान बड़े एजिटेटेड हैं, आपका उस क्राउड में जाना दुरुस्त नहीं है, आप उनके चंद लोगों को बुला के मिल ले। हमने फैसला किया कि नहीं, कम बट में वी विल गो देयर, और हम वहां गए, जाके उनके दरमियान बैठे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हजारा कम्युनिटी के लोगों ने बड़े तमीज से, बड़े अच्छे तरीके से, उनका गुस्सा सारा अपनी जगह, एक आध नौजवान ने थोड़ी जज्बाती बात करना चाहिए, वहां सारे बुजुर्गों ने उसको पकड़ के बिठा दिया कि बैठ जाओ, और जो वजीर आजम आए हैं जो कह रहे हैं इनकी बात सुनो। हम गए, मामला रिजॉल्व हो गया। दूसरे वाकये में मक्सी साहब गवर्नर थे उस वक्त, मैं उनके साथ गया, वहां पे भी ऐसा ही हुआ। हम गए, बैठे, बात की और उनको कायल किया कि जो हमारे इख्तियार में है वो हम करेंगे। ये मामला रिजॉल्व करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कह रही है कि जी मामला हमारा है लॉ एनफोर्समेंट, तो ये लॉ एनफोर्समेंट का इशू नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा इशू है।
और ये पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए इसके डांडे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बलूचिस्तान और हजारा के मामलों को आप कंट्रोल नहीं ठीक है सर, ठीक पूरे है, मुल्क के अंदर इस सोच को कंट्रोल करेंगे तो ये मामला ठीक है सर। अवामी लीडर क्या होता है आगे चल के बात करूंगा, आपसे सवाल भी करूंगा, बहुत अहम सवाल है इस हवाले से। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कारा साहब आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन आपका जवाब यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा, और वो जवाब ये सवाल, कारा साहब हमारे साथ नहीं है, उनको उनके पास बहुत ही अहम सवाल है, उनको ज़रूर कांटेक्ट में लाइए। मैं आ जाता हूँ जनाब शेख वकास साहब की तरफ आ जाता हूँ। पहले शेख वकास साहब, ये जो आपके मरियम नवाज साहिबा गई हैं या बिलावल भुट्टो गए हैं, इन्हें इस वक्त इनके गवर्नमेंट इनके सख्त अगेंस्ट है, जिस तरह की आप सिचुएशन देख रहे हैं। अच्छा, दहशत गर्दों ने इन्हें अपनी हेड लिस्ट में भी रखा हुआ है, ये भी आपको पता है। बिलावल भुट्टो की तो वालदा को जिस तरह शहीद किया गया वो आप जानते हैं सर। उनके पास तो एक्सक्यूजेस थे सर कि वो इस मौके पर ये कह सकते थे कि थ्रो आउट जो है वो उनको थ्रेट्स है, और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं है, ना हुकूमती न रियासती, और माजी में उनके साथ दहशतगर्दी हुई भी है। इसके बावजूद सर वो अगर इनसे मिलने जाते हैं, और वज़ीर आज़म जिनके पास सारे वसाइल मौजूद हैं, वो आज अर्तुगल की टीम के साथ, जो ड्रामे की टीम है जिनमें ख़वातीन और हजरात थे, उनके साथ महवे गुफ्तगू नज़र आए सर, क्या कहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम बीवी वहाँ पे गई हैं, उन्होंने अच्छा किया है। इनको जाना चाहिए था, ये पहले भी चले जाते, अभी भी गए हैं तो उन्होंने बेहतर किया है। और इनके जाने से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हुई है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अगर इस तरह डरने लग जाए कि हमें फलां बंदा मार देगा और हमारी जान को खतरा है, ये इदारे बताते रहते हैं कि जनाब आपके लिए थ्रेट्स हैं, हिट लिस्ट है, फलां है, मगर इस तरह तो फिर पाकिस्तान में कोई चल ही नहीं सकता। ये तो फिर मेन पार्टी हेड्स थे ना, यहाँ तो और MNAs MPs कई मौजूद हैं जिनके हिट लिस्ट में नाम होते हैं। मेरा कई सालों हिट लिस्ट में नाम रहा, कई दफा निकलता है, कई दफा वापस आ जाता है। तो अब अगर बंदा इस तरह अपनी जान के उसमें डर जाए तो फिर तो बंदा इस मुल्क में ना सियासत कर सकता है, ना बंदा इस मुल्क में रह सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये रियलिटीज हैं, हिट लिस्ट जो है, दहशत गर्दियाँ जो है, ये इस किस्म की कहानियां जाए, ये हमारी रियलिटी है और वी हैव टू लिव विद इट। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गए हैं, एक्चुअली वो गए हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। सोशली भी ये बड़ा बेहतर था, इनको ये करना चाहिए था। दो बड़ी पार्टियों के हेड्स थे और पॉलिटिकली इमरान खान का इन्होंने नुकसान कर दिया वहां पे जाके। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का अर्तुगरुल की बानी टीम को मिलना, ये तो सिर्फ इस टीम के मिलने की आप मसरूफियत छोड़ें, कोई भी मसरूफियत वो लेके बैठे रहें, ये तो उनका एक कोल्ड एटीट्यूड है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, जो नजर आता है। इनकी ईगो इस वक्त बड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज से इनकी जिद आप देखें। वही प्राइम मिनिस्टर है कि जिस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हुआ और वहां पे आर्मी चीफ वो ब्रीफिंग के लिए वो सारा मामला हुआ, तो ही रिफ्यूज टू गो एंड सिट विद हिम। सो इनकी ईगो हमेशा इनसे बड़ी हो जाती है। वो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। और मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अभी ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, पता नहीं इनको कौन कौन सी किस किस ने कहानियां सुनाई हैं, और जिस काबीना के ये मशरों पे चलते हैं, अगर ये उनके मशरों पे चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना भाई। ये तो बच्चे इनके अपने बनाए हुए हैं सारे या बनवाए हुए हैं, तो ये मशरे जोगे जगाते तो है नहीं। सो इट्स अ रॉन्ग मैसेज, इट्स अ रॉन्ग मैसेज। ठीक है। अच्छा सर, ये मैं आता हूँ जनाब कारा साहब की तरफ। कारा साहब, माजी में हमने देखा है सर कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब मुल्क से बाहर थी, उनको थ्रेट्स था, बहुत शदीद थ्रेट्स उनको थे, और इवन के ये इल्ज़ाम भी आता है सामने कि खुद हुकूमत थ्रेट्स थी सर। हुकूमत के अहम ओहदेदारों के नाम हैं उनके इसमें जो शहादत हुई है, मर्डर्स हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान आई सर, और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपना रिश्ता अवाम से नहीं तोड़ा, वो निकली सर, अवाम में गई, हालांकि उन पर हमले हुए और उसके बावजूद भी वो अवाम में गई और फिर शहीद हो गई। तो लोगों का ये ख्याल है सर कि अवामी लीडर, जैसे भी शेख वकास ने कहा कि ये
कोई लीडर इस तरह, जो यही लीडर तो होते हैं जो निडर होते हैं, जो आवाम में अपने आप को महफूज समझते हैं। वो अलग बात है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। क्या कहेंगे सर, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए सर। डॉक्टर साहब, जो शेख वकास साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर डर के रहना है तो हमारे जैसे मुल्कों के अंदर तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को आपने जिक्र किया, उनको पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने और उनके कुछ गैर मुल्की दोस्तों ने बाकायदा उनको इतला दी थी कि आपकी जान लेने के प्लान बन चुके हैं, और ये सारा कुछ परसेप्शन था या इंफॉर्मेशन थी या खतरा था। वो खतरे तो हकीकत का रंग इख्तियार कर गए जब वो कराची में लैंड करती हैं और धमाका हो जाता है, उनके सैकड़ों कारकुन शहीद हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो खतरात को साथ लेके पूरे पाकिस्तान में टूर करती हैं। वो घर तो नहीं बैठती, उनको बहुत मशवरे दिए गए कि आप बैठ जाएं, आपको जान को बहुत खतरा है। उन्होंने कहा यस, मेरी जान को खतरा है, मेरे मुल्क को उससे बड़ा खतरा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है वजीर आजम की सोच से जो उन्होंने ये कहा है। और ये जो आपने कहा ना, ये अर्तुगरल या अर्दुगल, पता नहीं क्या नाम है उस ड्रामे का, ये जो हमने एक काम शुरू किया हुआ है ना माजी में जीने का, लोगों को अपना माजी बड़ा शानदार दिखाने का, और इस्लामोफोबिया का, कि लोगों को कहा जाए कि जी हमारा माजी बड़ा शानदार था, वहां हमारी खिलाफत थी और खिलाफत आज फिर बहाल होनी चाहिए, मुसलमानों का वो माजी बहाल होना चाहिए। वो इस तरह के ड्रामों से नहीं हो सकता। और वजीर आजम के ख्याल में आज भी तुर्की का निजाम बहुत अच्छा है जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। उनके ख्याल में आज भी चाइना का निजाम बहुत अच्छा है जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हम एक और जहान है। और वो लोगों को मजहब के रंग में या माजी में खड़े करके, माजी की शानदार रवायतों में खड़ा करके आप हाल से गुफर हासिल नहीं कर सकते, आप हाल से जान नहीं छुड़ा सकते। और ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बड़ा अफसोसनाक है। इसके नतीजे आने वाले दिनों में बुरे निकलेंगे, हमारी सोसाइटी के लिए खराब निकलेंगे। हमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दिखाने की जरूरत है। हमें दुनिया में मुसलमानों के जो काम है या बाकी अक़वाम के दुनिया में तरक्की के जो रास्ते हैं कौमों के, वो इल्म है, वो साइंस है, वो स्ट्रगल है, वो डेमोक्रेसी है, उसकी तरफ दिखाने की जरूरत है। हम अपने कौन से माजी को दिखा रहे हैं? वो जो बादशाहत है, वो जो अथॉरिटेरियन रूल है, वो जिसका ख्वाब आज भी वजीर आजम देखते हैं कि इस मुल्क में सेंट्रिस्ट निजाम हो, और इस मुल्क के सेलेक्टर भी यही चाहते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले कि जनरल साहब की तरफ आऊं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर जनरल साहब से बहुत अहम क्वेश्चन पूछता हूं। छोटा सा ब्रेक। जी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जनरल साहब, ये जो हज़ारा की कत्ल गारतगिरी शुरू हुई है सर, ये तकरीबन 2002 से शुरू हुई है। तकरीबन 1800 अफराद इनके बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। मेरा जो सवाल है सर, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है सर, और आप इन तमाम चीज़ों को हर जगह पे टच करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाएगी? और 2002 से शुरू होने वाला वाकया आज 2020 है, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हैं सर? जी देखिए, बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब ये एक सेक्टेरियन प्रॉब्लम है। इसको आप रिस्ट्रिक्ट न कर दें हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर। हज़ारा कम्युनिटी चूंकि शक्ल व शुबहात के लिहाज से एक ख़ास किस्म की वो शक्ल रखते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है, उनको टारगेट बनाना आसान है। और ये काफ़ी तादाद में अफ़गान वार के बाद ये यहाँ पर बलूचिस्तान में शिफ्ट हुए, और बहुत गरीब लोग थे, तो ये हर किस्म के काम के लिए बगैर किसी चीज़ का परवाह, अपनी सिक्योरिटी का परवाह किए दाएं बाएं मूव करते रहे, लिहाजा इनको लोग टारगेट बनाते रहे। लेकिन ये इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि बाकी अहले तशी कहीं और टारगेट नहीं हुए। अहले तशी भी टारगेट हुए, जवाब के तौर पर अहले सुन्नत भी काफ़ी मारे गए। इसमें प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, और इसको कंट्रोल करने का मेरे ख्याल में पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है। कौम की सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत, सबसे ज़्यादा मजहबी क़यादत की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें के लिए चाहिए ये कि तमाम मसालिक से मुताल्लिक जितने भी उलमा हैं, जितने भी उनके सरबराह हैं,
जिनकी मुल्क के अंदर फॉलोइंग है, उन सबको इकट्ठा किया जाए, वो तमाम के तमाम बैक जुबान होके ऐलान कर दे कि जो इस किस्म की कार्रवाई करेगा उस उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि इस्लाम में, हमारे दीन में एक इंसान की कत्ल को, पूरी इंसानियत की कत्ल गर्दानी गई है। तो ये लोग जो इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ज़बह कर रहे हैं, इनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता है। और ये आवाज़ उठनी चाहिए अहले दीन की तरफ से, उलमाए दीन की तरफ से, जो कि दीन के मामलात में लोग उनकी राय को अहमियत देते हैं। अलावा इसके तमाम की तमाम सियासी क़यादत को आज भी मैं कहूँगा कि तमाम इख्तिलाफात के बावजूद, PDM के बावजूद, इमरान खान को छोड़ के PDM को आगे बढ़ना चाहिए और इमरान खान को कॉल करना चाहिए कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें तमाम जितने भी मुल्क में सियासी जमातें हैं उनके सरबराहों को बुलाया जाए और वो सब के सब बैठ के ये फैसला कर ले कि इस किस्म की कार्रवाई को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दूसरी तजवीज़ है। तीसरी तजवीज़ ये है कि ये बुनियादी तौर पर ये कोई लश्कर कशी नहीं है, ये कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं है कि कोई लश्कर आता है और मारता है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड किस्म की ऑपरेशन होते हैं और जहां पर कोई सॉफ्ट टारगेट दहशतगर्द को नजर आता है, वो उसकी प्लानिंग करता है, टाइम लगाता है और फिर वो अपने मर्जी के मुताबिक टाइम भी चुनता है, टारगेट भी चुनता है और उसके लिए इलाका भी चुनता है और वो कार्रवाई करता है। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को, उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत सख्त जरूरत है, उसमें मजबूत कार्रवाई की जाए। और फिर बात वही करूंगा, जिनकी जिम्मेदारी है उनको चाहिए कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करें और सबको इकट्ठा करके कोई सिस्टम इस किस्म का कर दें कि जहां कहीं भी कोई भी इशारा मिल जाता है इस किस्म की कार्रवाई का, तो उसकी पेशबंदी किया जाए। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपके तवज्जुह से, ये वो इलाका जो पहले वाले अपने उसमें मैंने सेगमेंट में बात की थी कि ये दरमियान में बात आ रही है। नहीं बोलें शेख साहब जी, तो मैं कह रहा था कि ये वो एरिया है जहां पर बार बार इस किस्म के वारदात होते रहे। इसी तरह जनूबी बलोचिस्तान में, मगरबी बलोचिस्तान में कुछ इलाके हैं जो सबको पता है, कोयटा में हमारे जितने भी एहलकार हैं, जितने भी मुतल्लिका लोग हैं लैंड एंड ऑर्डर से, तो इनकी पेशबंदी, वहां पर ट्रुप्स की प्री पोजिशनिंग होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि अब ये मैं खुल के ये बात करूंगा कि इसी मारवाड़ के इलाके में, इसी सिंजदी के इलाके में, ये जो इलाका है हमारे जहां पर ये मच का इलाका है, जहां पर कोयले के माइंस है, यहां पर तमाम के तमाम कोल माइनर्स, ये खुल के बात मैं कह रहा हूं एक जिम्मेदार आदमी के तौर पर, ये सब के सब भत्ता देते हैं, ये भत्ता देते हैं। और ये भत्ता लेने वाले ऑफ कोर्स ये नहीं है, ये दाइश वाले लोग नहीं है, ये वो वहां पर जो कौमपरस्ती से मुतालिक जो कार्रवाई करते हैं वो सब के सब अपनी स्टेट को छोड़ के उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पैसे दे के अपनी सिक्योरिटी उनके थ्रू कराते हैं। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दाइश की कार्रवाई थी, दाइश के लिए जिस वक्त यहां पर प्रेशर पड़ा हमारे पाकिस्तान में, कबायली इलाके में फोर्सेस की जब प्रेशर पड़ी तालिबान के ऊपर, तो ये लोग यहां से शिफ्ट होके इराक में गए और सीरिया में गए, वहां पर उन्होंने लड़ाई की। वहां जब उनको प्रेशर पड़ा ये वापस आ रहे थे और हमारे मुल्क में बार बार ये ऐलान किया जा रहा था, मुतालिका जितने भी लॉ एनफोर्सेस से रिलेटेड लोग हैं, यानी खासकर हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले लोग, कि जी दाइश का यहाँ पर कोई पता नहीं है, दाइश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बल्कि कई टॉक शोज में ये बात कह चुका हूँ और कहता रहा था कि भाई ये वहां से फारिग हो गए, ये वापस आ गए अपने ठिकानों में और ये यहाँ पर कोई टारगेट ढूंढेंगे, यही कार्रवाई करेंगे। जो हमारे मुल्क दुश्मन है, वो ममालिक जिनको हम अपने दुश्मन गर्दाते हैं, इंडिया है, दूसरे हैं, वो इनको इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और अलावा इसके एक आखिरी बात डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कोऑर्डिनेशन है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो बलूचिस्तान में लैंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस की जिनको जिम्मेदारी हमारे मुल्क दुश्मनों ने दी है, हमारे दुश्मनों ने दी है, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन है। ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी देते हैं, टारगेट सिलेक्शन में इमदाद भी देते हैं और ये कार्रवाई इकट्ठा होके करते हैं। मैं इस वक्त तो इतनी जिम्मेदारी में नहीं हूं कि मेरी बातों को अहमियत दी जाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ जरूर गौर किया जाए। ठीक है सर, आप तो उसी का हिस्सा रहे हैं सर, आपकी बात को तो सुनना चाहिए। मेरे पास सिर्फ मेरा ख्याल है चंद सेकंड मिनट्स रह गए हैं। मैं 1 मिनट मैं जरा शेख वकास साहब से एक आखिरी चीज पूछ लूं और फिर देखता हूं कायरा साहब का भी टाइम मिल जाए कि सर अब तो वजीर आजम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है सर, तो अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं होता है सर? 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। 1 मिनट है सर मेरे पास। देखें, एक
एक पेज पे तो वो जरूर है जहां तक उनकी हुकूमत की एग्जिस्टेंस और उनकी हुकूमत क्या रहने का सवाल है, मगर जहां तक पॉलिटिकल विल है इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की टू फाइट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, मैं उसको स्ट्रांगली डाउट करता हूं। उसमें हम रियासत को सवाल ही नहीं करते हैं, मैं तो हुकूमत से सवाल करता हूं क्योंकि लोग इनको 5 साल देते हैं। जब पंजाब के अंदर आप कलदम जमात के 4th शेड्यूल के MPA को अपना इत्तेहादी बना के बैठाएंगे, अहले सुन्नत वल जमात के जिनकी जो है वो हमदर्दियां लश्कर जंगवी के साथ है, उसके बाद आप हमें क्या कोयटा में कहानियां सुनाएंगे और आप क्या हमें सुनाएंगे KPK के अंदर कहानियां। तो मैं ये समझता हूं कि विल नहीं है, सिंपैथाइजर इनके रैंक्स में मौजूद है। ठीक है सर। कायरा साहब आखिरी 30 सेकंड, बात रियासत की कायरा साहब आखिरी 30 हुकूमत सेकंड को मुर्द इल्जाम ठहराता हूं। आखिरी 30 सेकंड। डॉक्टर साहब देखिए, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, आप कह रहे हैं इसका इलाज क्या है, मैंने पहले भी गुजारिश की है, इसका इलाज पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिसी की सूरत में है और इस पर कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। आपको इस मुल्क में मजहबियत को रोकना होगा, हदूद कायम करनी होगी कि ये आपकी हद है,